चलिए तो पहले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। समाचार ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने और यूनाइटेड किंगडम्स ने यमन में हूती रिबेल्स जो हैं, उनके टारगेट्स पर, उनके मिलिट्री ठिकानों के ऊपर बमबारी करी है, एयर स्ट्राइक्स वगैरह की गई हैं। इस इन एयर स्ट्राइक्स में प्राइमरीली हूतीज़ ने ज़मीन के नीचे जो अपना वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना रखी हैं, ज़मीन के ऊपर तो आप कोई चीज़ बनाओगे तो उसको मारा जा सकता है। तो इन लोगों ने ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर बंकर्स में अपनी जो वेपन स्टोरेज की फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं, उनको भी निशाना बनाया है। साथ ही साथ इनका जो मिसाइल सिस्टम्स हैं और इन मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करने के जो इनके लॉन्च पैड्स हैं, जिनकी मदद से ये हूती रिबेल्स रेड सी से आने जाने वाले जितने भी जहाज हैं उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं या मिसाइल फायर कर रहे हैं, उसको रोका जा सके, उसके लिए सारी की सारी कार्रवाई की गई है। तो ये समाचार कि यमन में हूती रेबल्स के ठिकानों के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने टारगेट्स किए हैं या फिर स्ट्राइक्स करी हैं, ये अपने लिए एज सच किसी काम की नहीं है। मगर इसमें 2-3 बातें अपने को पता चलती हैं। पहला तो ये कि हूतीज़ नाक में दम किए हुए हैं लोगों की, तभी इन लोगों के ऊपर स्ट्राइक्स हो रही हैं, पहली चीज़। दूसरा, ये सारा का सारा नाटक यमन से हो रहा है। और तीसरी चीज़, ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि इसके चलते रेड सी से होने वाली जितनी भी शिपिंग है, रेड सी से जितने भी जहाज यूरोप की तरफ जाते हैं या यूरोप से आने वाले जितने भी जहाज हैं जो एशिया की तरफ में जा रहे हैं, इस पूरी शिपिंग नेटवर्क के ऊपर दिक्कतें आ रही हैं हूतीज़ के चलते, तो इनको टारगेट किया गया। तो एज एन एस्पिरेंट, यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अपने लिए ये लाजमी हो जाता है कि हम हूतीज़ के बारे में पढ़ें, यमन की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसके बारे में थोड़ा देखें, और रेड सी से जितनी भी शिपिंग होती है इसके बारे में, इस पूरे इलाके के बारे में थोड़ी हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो इन 2-3 बातों के बारे में अपने को बात करनी है। न्यूज़ ये वाली अपने लिए आज तक किसी काम की नहीं है, बट इसमें से जो 2-3 एलिमेंट्स निकल कर आए हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मगर आपको कंटेक्स्ट समझ में आ सके कि क्यों पढ़ेंगे, वो बताने के लिए न्यूज़ मैंने आपके साथ में शेयर करी है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हूतीज़ कौन है? ये जो हूती रिबेल्स हैं जिनके ठिकानों पे टारगेट किया गया है, ये भाई लोग हैं कौन? तो हूतीज़ आर द शिया मिलिटेंट ग्रुप्स engaged in civil war in Yemen, controlling significant parts of the country, including the capital सना। यहाँ पे ए गायब हो गया है और मैं लिख देता हूँ अपनी तरफ से, सना। तो हूतीज़ कौन है? हूतीज़ बेसिकली एक मिलिटेंट ग्रुप है और शिया मिलिटेंट ग्रुप है, यानी कि ये लोग इस्लाम का जो शिया सेक्ट है उसको मानने वाले मिलिटेंट ग्रुप हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? यमन की जो रूलिंग आपकी क्लास है, यमन के जो आपका की जो बादशाह हैं या फिर उनका जो भी रूलिंग अथॉरिटी है, उनके साथ में इन भाई लोगों की चल रही है लड़ाई। अब इनके साथ में इनकी लड़ाई इस तरीके से चल रही है कि यमन के काफी बड़े इलाकों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, जिसमें यमन का कैपिटल सना भी शामिल है। एंड एक अच्छा खासा सिविल वॉर इस पूरे के पूरे इलाके में हूती रिबल्स के कारण क्रिएट हो गया। तो हूतीज कौन है? याद रखिएगा, हूतीज एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है। शिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे अपने को समझ में आएगा इनका शिया होना जियो स्ट्रेटिकली या जियो पॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो शिया मिलिटेंट्स का ग्रुप है, यमन में बेस्ड है। यमन में जो रूलिंग अथॉरिटीज हैं या रूलिंग क्लास है, उसके साथ में इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इन्होंने उसके चलते पूरा का पूरा जंग का ऐलान कर रखा था वहां पे, और 2014-15 के आसपास से लगातार इनकी लड़ाइयां यमन की रूलिंग क्लास के साथ में चल रही हैं। उसका नतीजा अब ये निकला है कि इन्होंने यमन के एक अच्छे खासे इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया है। एंड इस इलाके में जो सना नाम से यमन का कैपिटल है वो भी शामिल है। याद रखिएगा, एक सवाल बन सकता है रेलवे वगैरह के एग्जाम में, खास तौर पे पूछा जा सकता है कि यमन का कैपिटल क्या है। तो याद रखना अपने को, यमन के कैपिटल का नाम सना है। इस पे कब्जा करके ये लोग बैठ गए। अब हो ये रहा, अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि रेलेवेंट क्यों है या इंपॉर्टेंट क्यों, इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं। ये है मिडिल ईस्ट का इलाका, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला का इलाका। अरेबियन पेनिनसुला में प्राइमरीली आपको अपने को जो देश दिख रहे हैं, एक तो ये सऊदी अरब हो गया, दूसरा नीचे यहाँ पर यमन हो गया, यहाँ ओमान हो गया, यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, इधर कतर है, इधर कुवैत है। ये बीच में छोटा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो बीच में छोटा सा बिंदु मैंने लाल कलर से बनाया, ये बहरीन का आइलैंड है। यहाँ पर जो ये इलाका शुरू हो जाता है पर्शियन गल्फ है, और उसके इस तरफ में ईरान है। अब बात यह है कि यमन ये रहा अपना, ठीक है, यमन ये है। अब इस यमन के लगभग लगभग इतने इलाके के ऊपर हूतीज का कब्जा हो गया है, ठीक है जी। अब हूतीज का इस इलाके पे कब्जा हो गया है। प्रॉब्लम यह है कि रेड सी से अगर आपको इंडियन ओशन की तरफ में जाना है तो ये रास्ता लेना पड़ता है। अगर आप यूरोप से चलना शुरू करते हो तो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आप स्यूज कैनाल तक आते हो। स्यूज कैनाल से फिर आप यहाँ रेड सी में एंटर करते हो, और रेड सी से आप फिर इस रास्ते से होते हुए इस तरफ निकल जाते हो। इसी का उल्टा अगर आप इंडियन ओशियन से या अरब का जो ये पूरा गल्फ वगैरह का इलाका है, यहाँ से अगर आप यूरोप अपना सामान भेजना चाहते हो तो सबसे वाजिब रास्ता है कि आप यहाँ से जहाज से बैठो और यहाँ से आपका स्यूज कैनाल वगैरह से इधर से होते हुए आप निकल जाओ। प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब से ये इसराइल का और पैलेस्टीन का विवाद शुरू हुआ था पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद से, हो ये रहा है उसके बाद से कि अब कोई जहाज यहां से यहां जाए या फिर कोई जहाज जहाज यहां से यहां जाए, आप ये रास्ता पकड़ लो, आप ये रास्ता पकड़ लो। हूती भाइयों ने किया यह है कि इस तरफ से जितने भी जहाज निकलेंगे उनको जाना तो यहीं से पड़ेगा।
इसको बोला जाता है बाब अल मंडेब। ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे ये जो दोनों जमीनों के बीच में छोटा सा इलाका देखने को मिल रहा है, इसको बोला जाता है बाब अल मंडेब। इसके इस तरफ का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ ईडन, और ऊपर की तरफ में जो है इसे बोला जाता है रेड सी। तो अब चाहे आप यहाँ से जाओ, चाहे आप यहाँ से जाओ, हूती भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भाई लोग इस पूरे इलाके में जितनी आपकी जो जहाज जा रहे हैं उनके ऊपर मिसाइल ही मिसाइल मार रहे हैं। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग है, आपने सुना होगा, सरदार खान जब जाता है रामाधीर के इलाके में हजरात 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 करते हुए, और एक डायलॉग बोलता है कि इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो हुटीज बेसिकली यही नाटक कर रहे हैं, इस पूरे इलाके में इतनी मिसाइलें मार रहे हैं कि आपका जो पूरा शिपिंग नेटवर्क है वो धुआं धुआं तो खैर नहीं हो रहा, मगर वो पूरा का पूरा शिपिंग नेटवर्क पूरी तरीके से जो है इम्पैक्ट हो गया है। और प्रॉब्लम यह है कि शिपिंग नेटवर्क के थ्रू भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए, वर्ल्ड ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस इलाके से जो है वर्ल्ड ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है इस इलाके से इधर ट्रैवल करता रहता है। जितना भी आपका व्यापार होता है उसमें इस पूरे के पूरे ट्रेड रूट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्योंकि भाई हूती भाइयों ने जब से ये आपका इसराइल में पैलेस्टीन का विवाद हो रहा है, उसके बाद से यहाँ से जाने वाले शिपिंग नेटवर्क के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो पूरे के पूरे आपके जो वर्ल्ड शिपिंग नेटवर्क है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। इससे यूरोप की बात हो, नॉर्थ अमेरिका की बात हो, साउथ अमेरिका की बात हो, अफ्रीका के दूसरे देशों की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, हर जगह आपका सामान के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी थोड़ी सी आपको समझ में आ रही है। अगर लंबे वक्त तक इन लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा और इसके चलते अगर ये इलाका इनएक्सेसिबल हो गया तो फिर ऐसी कंडीशन में होगा ही है। मैं आपको दिखाता हूं अच्छे से, ऐसी कंडीशन में होगा ही है। ये देखिए, ये जो इलाका है अगर हुतियों के चलते यहां से यूरोप से आप हुतियों के चलते अगर यूरोप से आप इस तरफ से आके इधर ना जा पाओ, या फिर यहां से अगर आप इधर ना जा पाओ, अगर ये रास्ता निष्प्रभावी हो गया, अगर इस रास्ते के थ्रू ढंग से ट्रेड नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में जो शिपिंग नेटवर्क्स हैं, जो शिपिंग कंपनीज हैं, उनको ये रास्ता लेना पड़ेगा। अब आप यूरोप से अगर एशिया की तरफ में आना चाहते हो तो आपको ये पूरा अफ्रीका जो है सरकमवेंट करके आना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप एशिया से या फिर सऊदी अरब या फिर गल्फ या मिडिल ईस्ट कहीं से अगर आप यूरोप जाना चाहते हो, हूती भाई यहाँ पे बैठ के इतने बम और इतनी मिसाइलें मार रहे हैं कि इलाका धुआं धुआं हो गया है। इन दैट कंडीशन आपको फिर ये पूरा का पूरा रास्ता घूमकर इस तरफ जाना पड़ेगा। इसमें दो बातें होंगी, एक तो समय ज्यादा लगेगा, दूसरा आप लंबा रास्ता लोगे तो फिर आपका फ्यूल और बाकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हो जाएगी। अब क्योंकि आप लंबा रास्ता ले रहे हैं उसके चलते आपका फ्यूल और बाकी सारी चीजों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है फिर जो आपको सामान बेचना है उसका दाम भी बढ़ जाएगा। इससे पूरा का पूरा जो आपका अलग अलग देश है उसमें रिसेशन, उसमें इन्फ्लेशन आने की संभावना है, महंगाई बढ़ेगी, तो फिर लोगों के जो बजट्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। लोगों के अगर बजट डिस्टर्ब होते हैं तो फिर उनका अपनी सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता है, और सरकार के प्रति अगर गुस्सा बढ़ता है तो फिर अगले इलेक्शन में उसका आपको नुकसान होता है। पूरे के पूरे यूरोप में ये अंदेशा उठ गया है, लैटिन अमेरिका की बात कर ली जाए, नॉर्थ अमेरिका की बात कर ली जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, लगभग लगभग हर जगह जो है ये अंदेशा उठ गया है। तो इन सारी बातों के चलते हुतीज को रोकना जरूरी हो गया था, और उसी लिए सारा का सारा काम किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और कि इस पूरे के पूरे इलाके में हूतीज अभी से तबाही नहीं मचा रहे हैं। हूतियों ने क्रांति मचा रखी है 2012, 13, 14 के आसपास से। और इस पूरे इलाके में जो लड़ाई वगैरह चल रही है इसमें और भी बाकी सारे एलिमेंट शामिल है। सिर्फ इतना सा नहीं है कि ये हूतीज जो हैं, इन हूतीज को सिर्फ आपका इस तरह से कह सकते हैं कि आपका यमन में रूल करने वाले लोग पसंद नहीं तो उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, इतनी सी बात नहीं है। अब मैंने जैसा कि कहा था कि इनका शिया होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसको थोड़ा समझते हैं। यमन की बॉर्डर लगती है सऊदी अरब के साथ में। ये पूरा का पूरा इलाका जो है सऊदी अरब के साथ में यमन की बॉर्डर लगती है, और ये पूरा का पूरा इलाका हूतीज के कंट्रोल में आ गया है। अब इस इलाके की खासियत यह है कि इस इलाके में बॉर्डर के इस तरफ भी शिया रहते हैं, और सऊदी अरब के इस तरफ इस इलाके में भी जो है कुछ पोर्शन में आपको शिया आबादी देखने के लिए मिलती है। अब सऊदी अरब वालों की टेंशन यह है, सऊदी अरब क्योंकि प्राइमरीली एक सुन्नी स्टेट है, सऊदी अरब में मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो सुन्नियों की देखने को मिलती है, मगर इस क्षेत्र में क्योंकि शिया एक मेजोरिटी में है, और यमन में इस इलाके में भी शिया मेजोरिटी में है जो हूतीज के कंट्रोल में आ गया है। अब अगर ये दोनों बॉर्डर के इस तरफ के जो शिया बैठे हुए हैं सऊदी अरब में, अगर हूतीज इनको इन्फ्लुएंस करने लगे और इनकी मदद से इन्होंने भी एक सिविल वॉर शुरू कर दिया, तो अभी जो आग यमन में लगी हुई है हो सकता है वो कल को सऊदी अरब में भी पहुंच जाए। इस अंदेशे के चलते सऊदी अरब ने हूतीज के खिलाफ एक पूरा का पूरा जंग छेड़ रखी है, और 5-6 साल से सऊदी अरब वाले जो थे इनके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे थे। जब तक ये लड़ाई अपने इस इलाके में कन्फाइंड थी तब तक दुनिया को कोई मतलब नहीं था, मगर जैसे ही हूतियों ने आने जाने वाले शिप्स को टारगेट करना शुरू किया तो पूरा का पूरा इलाका जो है वो अब इससे इम्पैक्ट हो रहा है। एक बात और कि यहाँ पर अब सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि यहाँ पर जो हूती हैं वो एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है और वो आपका सऊदी अरब से भी लड़ रहे हैं और यमन की डिस्पेंसेशन से लड़ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, यहाँ पर इस पूरे खेल में एक और खिलाड़ी की एंट्री हो रही है, और उस एंट्री का नाम है ईरान।
ईरान प्राइमरीली एक शिया नेशन है और ईरान की और सऊदी अरब की जो है हिस्टोरिकल राइवलरी है। मतलब सिर्फ शिया सुन्नी का लफड़ा नहीं है, मगर इनके आपस में भी जो है अरब इलाके की बात की जाए या पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो दो बड़े पावरफुल देश हैं, एक तो सऊदी अरब है और दूसरा है ईरान। दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है, इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने की लड़ाई है। बाकी सारे देश देखिए ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, तो इनका इतना वर्चस्व नहीं है। पैसा खूब है इनके पास में, तेल वगैरह खूब है, बट मिलिटरीली इतने मजबूत देश यहाँ पर आपको मिडिल ईस्ट में देखने के लिए नहीं मिलते। एक सद्दाम हुसैन हुआ करता था, तो अपने अंकल सैम या फिर अमेरिका वालों ने 2004-5 के बाद के आसपास में उसकी लंका लगा दी। तो आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में सिर्फ दो इंपॉर्टेंट या दो मजबूत देश हैं और वो वर्चस्व की लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं। एक है सुन्नी सऊदी अरेबिया और एक है शिया ईरान। तो क्योंकि हुतीज जो है वो शिया हैं, इसलिए इनके सपोर्ट में या फिर इनको समर्थन देने में ईरान जो है वो शामिल है। अब इसके ऊपर काफी आरोप लगते हैं कि भाई ईरान जो है इनको समर्थन दे रहा है, एंड वो कहीं ना कहीं लोगों को पता भी है कि ईरान का इनके प्रति समर्थन है। नहीं तो बिना समर्थन के हुतीज इतने लंबे वक्त तक 2014-15 के आसपास से दो देशों के खिलाफ, एक तो यमन अपना खुद का देश और सऊदी अरब जैसे मजबूत देश के खिलाफ है भाई अकेले लड़ना लेते और उसके बाद भी सर्वाइव ना कर जाते। टिके हुए हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कोई सपोर्ट दे रहा है, और वो सपोर्ट कौन दे रहा है? वो सपोर्ट दे रहा है आपका सऊदी अरब। अब सऊदी अरब के क्योंकि इसराइल के साथ में भी लड़ाई झगड़े हैं, सऊदी अरब अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इसराइल के खिलाफ जो उनके दुश्मन है, पैलेस्टीन हो गए, पैलेस्टीनियन हो गए, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, और अब लेबनान हो गया, इन लोगों की भी मदद कर रहा है। यहाँ पे सऊदी अरब ने अपने अलग अलग जो है मिलिटेंट ग्रुप्स बना रखे हैं जिनको वो सपोर्ट करता है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह करके ग्रुप बैठा हुआ है, ये पैलेस्टीन में हमास वाले बैठे हुए हैं। इन लोगों का इसराइल के खिलाफ ईरान जो है वो सपोर्ट करता है। अब जब से 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल में हमला करके 1400 के करीब यहूदी मारे थे, या 1400 के करीब इसराइलीज को मारा था, तो उसमें यह कहा गया था कि इन लोगों ने ये काम किया है ईरान की मदद से। हालांकि ईरान ने डिनाई किया था इस बात को, मगर उन्होंने बोला था कि ये काम जो है भाई ईरान की मदद से किया गया है। उसके बाद से इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया हमास के ऊपर, और पैलेस्टीनियंस के ऊपर लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है और 10 तरीके की चीजें वहां पर चल रही हैं। मगर क्योंकि अब ईरान जो है वो एक तरीके से यहां पर भी इन्वॉल्व है, हमास की भी मदद कर रहा है, और ईरान जो है वो हुतीज की भी मदद कर रहा है। तो यहां पर अब हुतीज जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि जियोपॉलिटिकली ईरान के को हेल्प करने के लिए, या फिर ईरान के ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए, या फिर ईरान को दुनिया के सामने ब्लैकमेलिंग का एक टूल देने के लिए कि भैया अगर तुमने ये इसराइल को नहीं रोका तो फिर हम यहां से शिपिंग नहीं होने देंगे, इसके लिए उन्होंने जो है इस इलाके में बम्बार्डमेंट चालू करवा दिया है, और जो पूरा आपका शिपिंग का नेटवर्क है उसको वो इस तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये जो है पूरी कहानी है, और यही बात मैंने स्लाइड्स में आगे लिखी भी है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये पूरा का पूरा जो कन्फ्लिक्ट है, इसमें रीजनल राइवलरीज जो है वो मैटर करती हैं। लंबे वक्त से ईरान और सऊदी अरब के बीच में वर्चस्व की एक लड़ाई चल रही है। इसमें ईरान जो है वो आपका हुतीज को सपोर्ट कर रहा है, और सऊदी अरब जो है वो यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब क्योंकि ईरान जो है वो इन्वॉल्व है इसराइल के में, जो पूरा का इसराइल और हमास का जो पूरा कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें क्योंकि ईरान इन्वॉल्व है, तो उसके सपोर्ट में भी अब जो है उसके ऊपर से प्रेशर को कम करने के लिए अब हुतीज जो है उसकी मदद में उतर आए हैं, क्योंकि हुतीज की मदद उनके खुद के सिविल वॉर में ईरान की तरफ से की जा रही है। तो ये जो है पूरी की पूरी न्यूज है, अपने को ध्यान में रखनी है। अपने लिए काम की चीज क्या है? अपने को ध्यान ये रखना है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मैपिंग के खूब सारे। एक तो ये पूछा जा सकता है कि भैया और यमन की राजधानी क्या है, यमन कहाँ पे है, यमन का जो है बॉर्डर किसके साथ में लगता है, किसके साथ में नहीं लगता, तो अपने को देखना है। सऊदी अरब के साथ में लग रहा है, ओमान के साथ में लग रहा है। यमन जो है अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है। यमन की बॉर्डर, अगर आप समुद्री बॉर्डर की बात करें तो गल्फ ऑफ एडन के साथ में इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है जी। इसके अब यमन के जो 2-3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उसका आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से बाब अल मंडेब कहां पे पड़ती है? बाब अल मंडेब, ये जो छोटा सा आपका नैरो सा ये पोर्शन आता है, इसको बाब अल मंडेब बोला जाता है। ये जो है अब आपका अफ्रीका और यमन के बीच में आता है, या फिर किन देशों के बीच में पड़ता है? तो एक तरफ यमन है, एक तरफ इरिट्रिया है, और छोटा सा जिबूती है, इनके बीच में ये पड़ रहा है। इसी तरीके से रेड सी की बॉर्डरिंग कितने देश हैं वो अपने को पता होना चाहिए। अरेबियन पेनिनसुला की तरफ में और अफ्रीका की तरफ में कितने देश की बॉर्डर लगती है इसके साथ में। इसी को आप इससे जोड़ सकते हो, क्योंकि ईरान जो है बार बार इसमें खबरों में आ रहा है, तो पर्शियन गल्फ के बारे में भी पता होना चाहिए। पर्शियन गल्फ के दोनों तरफ कितने देश हैं, किसकी बॉर्डर्स वगैरह लगती हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह जो हैं यहाँ से मैपिंग में पूछे जा सकते हैं। पूरी की पूरी न्यूज अगर आई, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, मेंस में इसके ऊपर यह सवाल बन सकता है कि भाई इस तरीके की समस्याएं अगर आगे भी खड़ी हुई तो इंडिया को फिर अपने व्यापार के ऊपर, अपने जहाजों की प्रोटेक्शन के लिए और क्या करना चाहिए। आप लोग अगर पढ़ रहे होगे न्यूज में तो आपको पता भी होगा कि हम लोगों ने अपने जहाज यहाँ पे उतार दिए इंडियन नेवी के, ताकि हमारी शिपिंग का प्रोटेक्शन किया जा सके। मगर इसके ऊपर सवाल बन सकता है, तो फिर आपको उसका जवाब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्राइमरीली अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया यहाँ से, तो क्वेश्चन यही आएगा कि भैया यहाँ पे जो मैपिंग के आपसे जो है सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसराइल का कंफ्लिक्ट या लफड़ा चल रहा है इस वक्त। तो इसराइल की बॉर्डर किस किस के साथ में लगती है, ये मेडिटेरेनियन सी के साथ में कितने देश टकराते हैं, कौन सा देश जो है मेडिटेरेनियन ये मिडिल ईस्ट का जिसका जो बॉर्डर है मेडिटेरेनियन सी के साथ में नहीं लगता। इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से काफी बनाए जाते हैं। तो मेरा आपसे एक इंसिस्टेंट
के साथ में ये कहना होगा कि भैया ये जो मैप है इसको ढंग से पढ़िए, आपकी जो एटलस की किताब आती है एक-एक चीज़ पढ़िए, अपने आप से बोलिए कि आप यहाँ से अगर सवाल बनाते तो कैसे बना सकते हो और जितने तरीके के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं बनाएँ और उसको प्रीलिम्स के पहले जाने से एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रैक्टिस कर जाएँ। मानकर चलिए यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर आएगा, यूपीएससी वाले हर बार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इसमें से और कुछ अपने काम का नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं सर।